पाठ 10। गांव बड़ा या शहर। एक दिन राह चलते हुए गांव और शहर आपस में टकरा गए। दोनों को अपनी अपनी खूबियों पर गर्व था, इसलिए दोनों में भेंट होते ही बहस छिड़ गई। प्रारंभ में दोनों ने बीच टकरार हुई, लेकिन अंत सुखद रहा। गांव: कहो भाई शहर, बहुत सीना तान कर चल रहे हो, क्या बात है? शहर: तो क्या एड़ी ऊंची कर चलने से तुम मेरे बराबर हो जाओगे? तुम्हें क्या पता कि शहर में रहने वालों का जीवन कितना सुखमय, सुविधा संपन्न और अमोद प्रमोद से पूर्ण होता है। गांव को अब गांव वाले भी नहीं पूछते, मेरी ओर धड़ाधड़ भाग रहे हैं। गांव: लगता है तुम पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। भाई, तुम लोग जानते ही हो कि भारत गांवों का देश है। अब यह भी जान लो कि गांव अब पहले के गांव नहीं रहे, इनका रूप बड़ी तेजी से बदल रहा है। गांव के निवासियों की जीवन शैली भी परिवर्तित हो रही है। शहर: अरे भाई, क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो? शहर के लोग कभी कभी गांव जाते रहते हैं, उनसे मुझे तुम्हारे बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसी क्या नई बात हो रही है जो शान बघार रहे हो? गांव: मेरी कुछ बातें तो सब जानते हैं। खुली धूप, साफ हवा, आसपास के लहलहाते खेतों और बाग बगीचों की हरियाली अनायास ही सबके मन को आकृष्ट कर लेती है, मानते हो? शहर: मानता हूँ, पर गांव के निवासियों की जीवन शैली के बारे में तुम कौन सी उल्लेखनीय बात बताना चाह रहे हो? तुम्हारे यहाँ शौचालय और स्नान गृह की व्यवस्था तो है ही नहीं, प्रकाश की व्यवस्था का भी अभाव है। गांव में एक तालाब में लोग नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं, पशुओं को भी उसी पानी में नहलाते और पिलाते हैं। वे आसपास के स्थान को भी गंदा करते हैं। प्रदूषण केवल धुआं या धूल से नहीं होता, बल्कि गंदे स्थान, गंदी वस्तुएं और गंदे जल से भी होता है। तुम्हारे तालाब का तो यह हाल है कि उसमें नहाने से लोगों के शरीर में खुजली पैदा हो जाती है। गांव: कुछ सीमा तक तुम्हारी बात सही हो सकती है, किंतु इसके कुछ विशेष कारण हैं। पहले गांव में आबादी कम थी, तब तालाब का पानी इतना गंदा नहीं होता था, लेकिन अब गांव की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसका प्रभाव सफाई पर तो पड़ता ही है। उसके अलावा परिवार बढ़ने से खेतों का कई बार बंटवारा हुआ, जिससे अब लोगों के पास छोटे छोटे खेत रह गए हैं। लेकिन तुम यह न समझो कि मुझे तुम्हारी स्थिति का पता नहीं। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम तो तुम्हें भी भुगतने पड़ रहे हैं। मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ पता है। शहर: क्यों नहीं, तुम्हें मेरे बारे में सब पता होगा, लेकिन मेरे यहाँ लोगों की दशा गांव वालों की तरह नहीं है। गांव: ऐसा कहकर तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अरे, तुम्हारे तो कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ कई कई मंजिलें ऊंचे और आपस में सटे मकानों की वजह से लोगों को सूर्य के दर्शन भी नहीं होते। रात में बिजली के प्रकाश में जगमगाने वाले घर दिन में सूर्य के प्रकाश के लिए तरसते रहते हैं। शहर: स्वच्छ वायु और सूर्य के प्रकाश की सुलभता पर ही तुम इतना इतरा रहे हो। जरा अपने चारों ओर पड़े हुए कूड़े के ढेर को भी तो देख लो, अपनी गलियों के दर्शन तो कर लो। गांव: कूड़े के ढेर हट रहे हैं और गलियां भी पक्की हो रही हैं। खुली धूप और हवा, ये गांव की सबसे बड़ी नियामतें हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य का प्रकाश, स्वच्छ हवा और पड़ोस में हरा भरा वातावरण कितना आवश्यक है, यह तो तुम भी जानते हो। ग्रामवासियों को बड़ी सुलभता के साथ पौष्टिक आहार के आवश्यक पदार्थ शुद्ध और सस्ते दामों में प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता से तो तुम सहमत ही होगे। शहर: किन पदार्थों की सुलभता के बारे में तुम कह रहे हो? गांव: दूध, दही, घी, हरी सब्जी, ताजा फल, खाने का शुद्ध तेल, गुड़, ईख, दाल, अनाज, ये ही तो पौष्टिक भोजन के आधार हैं। मेरे किसान इनका उत्पादन करते हैं, इसलिए ये वस्तुएं गांव में सरलता से और शुद्ध रूप में मिल जाती हैं। शहर: तो कौन सी बड़ी बात हुई, मेरे यहाँ भी अनाज मंडी, सब्जी मंडी और अन्य वस्तुओं के बाजार हैं, जहाँ से सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं।
स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, अस्पताल आदि के होने से लोगों को शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य रक्षा के साधन भी सहज ही प्राप्त हैं। इनके लिए तुम्हारे लोगों को मेरी शरण लेनी पड़ती है। मेरे कल, कारखानों और मिलों में गांव के लोगों को काम मिलता है। गांव, देखो भाई, तुम्हारे बाजार के खाद्यान्नों में मिलावट होती है। मेरे यहाँ खेती और बागबानी होने से अनाज, फल, सब्जी आदि शुद्ध वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। कृषि के साथ गांव के लोग पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन के एक विशेष लाभ यह है कि लोगों को शुद्ध दूध, दही और घी सरलता से प्राप्त हो जाता है। और शिक्षा के लिए गांव शहरों पर निर्भर जरूर है, पर यह तो उनकी गुणग्राह्यता है। रही तुम्हारे कारखानों और मिलों में कार्य करने की बात, तो यह मत भूलो कि तुम्हारे कपड़ा मिल, दाल मिल, गन्ना मिल सब मेरे यहाँ से लाए कच्चे माल से ही चल रहे हैं। शहर, यह तो तुम अपने बारे में वही पुरानी रटी रटाई बातें दोहरा रहे हो। अरे, दूध मिलता है गांव वालों को, शहर में तो मोल का मिल भी मिल जाएगा। गांव में तो मोल का भी नहीं मिलता। हाँ, कच्चे माल वाली बात मैं मानता हूँ। गांव, भैया, फालतू दूध को शहर भेज दिया जाता है, इसके लिए तो तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। देखो भाई, अब गांव का रूप बदलता जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से गांव और शहरों में आपस में जोड़ने के लिए पक्की सड़कों का निर्माण हो रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा की सुविधाओं के प्रयास और प्रसार के लिए गांव-गांव में स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और थोड़ी-थोड़ी दूर पर अस्पताल खोले गए हैं। विद्युतीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। जगह-जगह पानी की टंकियां बन रही हैं। खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय बनाए जा रहे हैं। शहर, तुमने पशुपालन के लाभों का तो खूब गुणगान किया, लेकिन बेचारे पशुओं के लिए क्या कहीं चारागाह बच पाए हैं? लोगों ने पास पड़ोस के वनों को काटकर और चारागाहों को जोतकर खेतों में बदल दिया है। ऐसा लगता है कि वन संपदा और पास पड़ोस की हरियाली के लाभों को गांव के लोग भूल गए हैं। गांव, भाई, यह बात तो मैंने स्वयं बताई थी कि जनसंख्या वृद्धि के अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। परिवार का आकार बढ़ता गया, लेकिन खेती की भूमि तो सीमित ही है। अतः लोग परिणामों की चिंता किए बिना वनों को काटते रहे और चारागाहों को भी खेतों में बदलते गए। इसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही। शहर, सच्चाई यह है कि हम दोनों को ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न उनकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे ऊपर दोहरी मार पड़ रही है। एक ओर तो मेरे क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर तुम्हारे यहाँ के बहुत से युवकों ने नौकरी या रोजगार पाने के उद्देश्य से मेरे क्षेत्र में आकर डेरा जमाया है। इस प्रकार निरंतर जनसंख्या बढ़ने से सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, रोजगार, आवास आदि की सुविधा सुलभ कराना कठिन होता जा रहा है। हाँ, एक बात आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में लोग सचेत होने लगे हैं। हरियाली लाने के बारे में लोगों में चेतना आई है। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में सामाजिक, वानिकी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाकर हरियाली बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक शुभ लक्षण है। गांव, यह बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे बढ़ते आकार में खतरा है। बढ़ी हुई जनसंख्या को आवास की सुविधा सुलभ कराने के लिए नई नई आवासीय बस्तियों का विकास किया जा रहा है। इसके लिए पास पड़ोस के गांवों की खेती की भूमि अधिग्रहण की जा रही है। फलतः कृषि के लिए भूमि की कमी होती जा रही है। यदि कृषि की भूमि कम होती गई तो अन्न और सब्जी के उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा। शहर, परिवार चाहे शहर में हो या गांव में, लोगों को समझदारी से काम करना होगा। यदि परिवार का आकार छोटा होगा तो सभी सदस्यों को भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि की उचित सुविधाएं प्राप्त करना सरल होगा। मेरे बढ़ते आकार के बारे में तुम्हारी बात अवश्य सही है। बढ़ती आबादी के अतिरिक्त कुछ और कारण भी मेरा आकार बढ़ाने में सहायक हैं। कारखानों की स्थापना, नए कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि खोलने के लिए भी अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरे क्षेत्र में बने
सामान का लाभ गांव और शहर दोनों जगह के लोग उठाते हैं। गांव, हाँ, सच तो यह है कि लोगों को जीवन की आवश्यक वस्तुओं को सुलभ कराने में हम दोनों का योगदान रहता है। मैं अनाज, फल, दूध, घी, लकड़ी आदि देता हूँ तो तुम हर दिन काम आने वाली वस्तुओं की पूर्ति करते हो। इस प्रकार हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। हमारे निरंतर विकास से अलग अलग गांव और शहरों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत का स्वरूप बदलता जा रहा है। शहर, कुछ भी हो, गांव के लोग अब भी पिछड़े हुए हैं। न उनके पास विचार है और न ही उन्नति की नई योजनाएं। गांव, अरे भाई, देश को एक से बढ़कर एक कवि, लेखक, कलाकार, सामाजिक नेता, देशभक्त, समाज सेवक गांव ने ही दिए हैं। गांव के लोक नर्तक और लोक गायक भारत की संस्कृति की पताका विदेशों में फहरा रहे हैं और तुम हो कि गांव को पिछड़ा हुआ कहते हो। तुम्हारे ये गगनचुंबी भवन उन्हीं के अनपढ़ हाथों से बनाए गए। खदानों में खनिज संपदा उन्होंने ही निकाली है। तुम्हारे कल कारखाने उन्हीं के बलबूते चल रहे हैं। तुम्हारी सड़कों पर बसें भी वे ही चला रहे हैं। पुलिस और सेना उन्हीं के बल पर देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बागडोर संभाले हुए हैं। न भाई, न इतने कृतज्ञ न बनो। वैसे दशा गांव की भी सुधर रही है। इससे हम दोनों के बीच का अंतर घटता जा रहा है। शहर, सच्चाई तो यह है कि बहुत समय पहले मैं भी एक छोटा सा गांव था और धीरे धीरे बढ़ने से आज मेरा यह रूप बन गया है। हम दोनों की प्रगति से ही राष्ट्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरी उन्नति तुम्हारी उन्नति से जुड़ी हुई है। वैसे भी तुम मेरे बड़े भाई हो। गांव, ये हुई ना बात। भैया, हम दोनों सदा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। मेरी परिश्रमशीलता बनी रहे और तुम्हारी कार्यकुशलता और वैज्ञानिक दृष्टि। तुम भी बने रहो और मैं भी बना रहूं। जियो और जीने दो, यही तो समाजवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अच्छा भाई, मैं तो चला खेतों की सैर करने और तुम संभालो अपने कारखानों को। बस एक दिन अंतिम प्रार्थना है कि पश्चिम की चटक मटक की नकल में भटक मत जाना और प्रगति की चकाचौंध में मुझे भूल मत जाना। याद रखना, भारत की आत्मा गांव में ही